हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल एनसीईआरटी। फटाफट से हम 2017 का पेपर रहता है हमारा, जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी प्रीवियस ईयर के पेपर की, एचटेट लेवल 2 की। तो उसके हमने 18 के 19, 20, 21 और 22 ये सारे के प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिए हैं। 17 का आज हो जाएगा, इसमें ऐड कर लेना। पीडीएफ आपकी जो है सभी पीडीएफ मैंने पहले से डाली हुई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अगर लिंक से आपको टेलीग्राम का चैनल ओपन नहीं होता है, कोई टेक्निकल इशू की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, तो आप उसको सर्च करके भी देख लेना, आपको मिल जाएगा डिजिटल एनसीईआरटी के नाम से ही। बिल्कुल यूट्यूब चैनल वाला नाम ही वहीं पर सर्च कर लेना, सेम टू सेम वहीं आपको वो चैनल मिल जाएगा। उसके ऊपर मैंने सारी पीडीएफ डाली हुई है 17 से लेकर के 22 की। 17 की मैं अभी वीडियो करवा करके पीडीएफ इसकी भी डाल दूंगी, और हमारा 23 का रहता है, बाकी वो भी मैं करवा दूंगी 23 वाला भी। तो सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और फटाफट से आज हम 17 का कर लेते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बिना कहीं वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, इसलिए आप करते भी नहीं हो लाइक वगैरह। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। और जो भी नए बच्चे मेरे चैनल से जुड़ते हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और पहला क्वेश्चन हमारा, सत्यकाम जाबाल की कथा किसमें दी गई है? सत्यकाम जाबाल की कथा, तो ये हो जाएगी हमारी आंसर छांदोग्य उपनिषद में दी गई है। 92, नीचे दिए गए कुटों का उपयोग करना है और भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्षों का पहचाना है। तो कौन कौन से हैं जो कि भारत के संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने हैं? HC मुखर्जी है और VT कृष्णामाचारी हैं। VT कृष्णामाचारी और HC मुखर्जी, B और C हो जाएगा हमारा। अगला है देखिए 93 का, मध्य अटलांटिक कटक किसका उदाहरण है? तो मध्य अटलांटिक कटक किसका उदाहरण है? अपसारी सीमांत का उदाहरण है। मध्य अटलांटिक कटक उदाहरण है अपसारी सीमांत का। कयाल, कयाल क्या है? एक भू आकृति है कयाल, और जो कि नदियों की वजह से बनती है, नदियों से भू आकृति, और ये मालाबार तट के ऊपर बनती है, मालाबार तट के ऊपर पाई जाती है, ये विशिष्टता है मालाबार तट की, कयाल। अगला है 95 का, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं इसको, बीच में बहुत से डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। यहाँ पर छोटे बच्चे हैं घर में, थोड़े ही आकर के बार बार बोलते रहते हैं, इसी वजह से ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पाती हूँ मैं। तो 95 वाला हो जाता है, मिल्पा एक स्थानांतरित खेती है जो की जाती है। तो कहाँ की जाती है? ये थाईलैंड में की जाती है। मिल्पा खेती कहाँ पर की जाती है? थाईलैंड में, याद रख लेना। अगला है 96, जब तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर होती है तब उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? एक्स के समानांतर क्षैतिज रेखा। जब तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर होगी, एक जगह ठहरी हुई होगी, तब उत्पादन होगा समानांतर क्षैतिज रेखा के समान। 97 देखिए, भारतीय संविधान में सेकुलरवाद में शामिल नहीं है। नहीं पूछा है, ये जरूर याद रख लेना। कोई भी क्वेश्चन आप जो भी क्वेश्चन पेपर में पढ़ते हैं तो पेन से आप ये क्वेश्चन पढ़ते टाइम ये नहीं वाले को क्या है उसके ऊपर अंडरलाइन कर लेना, किसी भी तरह से उसके ऊपर मार्क कर लेना कि नहीं पूछा है, ताकि आंसर देते वक्त आप कंफ्यूज ना हो। भारतीय संविधान के सेकुलरवाद में शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा कल्याणकारी तटस्थता का सिद्धांत। राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, ये शामिल है। राज्य और धर्म का पार्थक्य दोनों को अलग अलग किया है, ये भी इसमें दिया गया है। उसूली फासले का सिद्धांत भी दिया गया है। कल्याणकारी तटस्थता का सिद्धांत इसमें नहीं है, नहीं पूछा है, तो ये हो जाएगा सेकंड आंसर। 98, सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है? परिवर्तन, आय और बचत। तो ये देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा परिवर्तन और ये आय, परिवर्तन बराबर आय हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस नदी, ये क्वेश्चन हमारा क्या है समझ में नहीं आएगा, मैं समझा भी नहीं सकती अभी, क्योंकि ये हमारा क्या है समझने के ऊपर आधारित है। इसका पहले हम जो है ये दिया गया है अपने इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसलिए इकोनॉमिक्स के जब नोट्स आएंगे तब आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगला है 99 वाला, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली द्वीप स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में है माजुली द्वीप, और जब ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है वहाँ पर ये है। तो कहाँ पर है माजुली द्वीप? कहाँ पूछ ले तो असम में है। किस नदी में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में। 100 का देखिए, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहाँ पर अवस्थित है? विषुवतीय रेखा क्षेत्र में स्थित है, यानी कि जो विषुवत रेखा मध्य में है यहाँ पर, ये 0 डिग्री के ऊपर है। तो हमारा जो उष्णकटिबंधीय अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ पर दिया गया है? इधर से इधर, यानी कि 20 डिग्री से 25 डिग्री लगभग एरिया बताया है। इतने एरिया में, यानी कि इसके लगभग 20 से 25 डिग्री के आसपास कौन सा क्षेत्र है? अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र।
गुप्त मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है, तो कौन सा है जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ये हो जाएगा हमारा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है, भूमरा का शिव मंदिर और भीतरगांव मंदिर तीनों ही मध्य प्रदेश में है, तीनों को याद रख लेना। जब एक वस्तु की कीमत 20 रुपये प्रति इकाई से घट करके 50 रुपये प्रति इकाई हो जाती है, तो इसकी मांग में 25% की वृद्धि हो जाएगी। तो मांग की कीमत कितनी होगी? प्रतिशत विधि के द्वारा दर्शानी है, तो 1 हो जाएगी हमारी। मात्रा में परिवर्तन अपॉन मूल्य में परिवर्तन, ये इसको निकालने का एक सूत्र दिया है। इसकी मात्रा हो जाएगी, लोच हो जाएगी 1। हड़प्पावासी टिन कहाँ से प्राप्त करते थे? तो ये याद रख लेना, अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे टिन, और ये कर्नाटक से सोना प्राप्त करते थे और राजस्थान से तांबा प्राप्त करते थे। तो अफगानिस्तान से टिन प्राप्त करते थे, ये याद रखना। निम्नलिखित में से क्या अनन्य रूप से संज्ञानात्मक लक्षण नहीं है? तो संज्ञानात्मक लक्षण कठोर संविधान का है, जो कि नहीं है। तो हमारा कठोर संविधान नहीं दिया गया है, इसलिए ये हो जाएगा कठोर संविधान नहीं पूछा है, तो नहीं इसके साथ जाओगे आप 4th के साथ। शक्तियों का वितरण दिया है, न्यायिक पुनरावलोकन और द्विसदनात्मकतावाद, ये तीनों इसमें दी गई है, और ये संज्ञानात्मक लक्षण कठोर संविधान नहीं है। समुद्रगुप्त ने सर्वकरदान और आज्ञाकरण और प्रणामागमन की नीति किस शासक के साथ अपनाई थी? तो कामरूप के साथ अपनाई थी इन्होंने। समुद्रगुप्त ने कामरूप के साथ ये स्थिति अपनाई थी, नीति अपनाई थी। ये नीति याद रख लेना, सर्वकरदान, आज्ञाकरण और प्रणामागमन, ये नीति किसने अपनाई थी, किसके साथ अपनाई थी? तो समुद्रगुप्त ने कामरूप के साथ अपनाई थी, ये याद रखना। अगला है 106 का, व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना होती है, तो सविचार प्रतिदर्श में होती है व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना, ये होगी हमारी सविचार प्रतिदर्श में। अगला है सुमेलित, यानी कि मेल करना है इनका आपस में। एक है नवपाषाणिक स्थल है और एक है मुख्य विशेषता, कि कौन सी विशेषता किसके साथ मैच करती है, ये याद रखना है। बुर्ज होम में क्या मिले हैं हमें? गड्ढों में बने हुए घर मिले हैं, तो वो जाएंगे गर्तवास, पहले का 4th हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। महागरा में राख के टीले मिले हैं, और उतनूर में चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में हमें प्रारंभिक नवपाषाणिक स्थल मिले हैं। निम्नलिखित में से क्या समानता की संकल्पना में शामिल नहीं है? नहीं पूछा है, तो हमारा हो जाएगा समानता की संकल्पना में शामिल समरूपता शामिल है, युक्त वर्गीकरण शामिल है और समान अवसर भी शामिल है। संरक्षणात्मक विभेद नहीं शामिल है इसमें। समानता पूछी है ना, तो इसमें भेद करना जो है संभव ही नहीं है, इसलिए नहीं पूछा है। तो संरक्षणात्मक विभेदन। अवस्थिति को ठीक करने के लिए क्या करना होगा? केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है। केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है अवस्थिति को ठीक करने के लिए। 110 का देखिए, स्थान जहाँ से अशोक के अभिलेख मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं? सांची से। और कुल कितने अभिलेख मिले हैं? 33। कौन सी भाषा में है? सारे प्राकृत भाषा में है। 111 का देखिए, एक फर्म की सीमांत आय आगम में निरंतर स्थित होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में निरंतर स्थिर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की सीमांत आय या किस में निरंतर होती है? पूर्ण प्रतियोगिता में। हिंद यवनों के इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है? बौद्ध साहित्य हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। हिंद यवनों के इतिहास बौद्ध साहित्य में दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत पूछा है, तो ये हो जाएगा GNP = GNP MP और प्लस में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो ये गलत पूछा है, ये याद रख लेना। इसको समझाने का थोड़ा अलग फार्मूला है, तो उससे समझाने के लिए अभी जो है मेरे पास उसका नोट्स भी नहीं है, नोट्स आएंगे तब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे। अगला क्या है? 114 का, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं? तो तरंगे हमारे याद रख लेना, एक L तरंगे होती हैं, P तरंगे होती हैं, S तरंगे होती हैं। P तरंगे होती हैं सबसे तेज तरंगे होती हैं, जो क्या होती हैं? जिनको हम ध्वनि तरंगों के समान बोलते हैं, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता, एकदम अचानक से आकर के ऐसे निकल जाती हैं, तो इनसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। S तरंगे होती हैं, मीडियम होती हैं, ये क्या होती हैं? थोड़ा बहुत ही नुकसान करती हैं। जो अल तरंगे होती हैं, ये सबसे धीमी तरंगे होती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली तरंगे होती हैं एल तरंगे। 115 का देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के परिणाम स्वरूप 3 शब्द संविधान की उद्देशिका में अंतःस्थापित किए गए थे। लघु संविधान था हमारा, उसमें 42वां संशोधन, जिसमें 1976 में हुआ था 42वां संशोधन, और उसमें तीनों शब्द ये क्या किए थे? उसमें शामिल किए थे। एक तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता,
तीनों इन नाम याद रख लेना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तीनों को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 116 का देखिए, विशेषीकृत सूचना पर केंद्रित मानचित्र कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं वो? थीमेटिक मानचित्र, यानी कि कोई भी विशेष जानकारी देनी है आपको, तो उस मानचित्र में हम किसी भी एक चीज़ को दर्शाना है तो उसको बोलते हैं हम थीम। थीम के आधार पर किसी एक थीम को हम जो है टारगेट करते हैं कि ये चीज़ हमें दर्शानी है मैप में, तो सिर्फ उसी के बारे में, उसी एरिया के बारे में, उन्हीं चीज़ों को दर्शाते हैं, तो उसको बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र। 117 का देखिए, उस शब्दावली को पहचानना है जो नारीवाद से संबंधित नहीं है। नारीवाद, नारी क्या है? एक शब्द है, और वाद क्या है? हमने वाद लगा दिया तो ये क्या हो गया? एक विचारधारा बन गई। वाद का मतलब है विचारधारा। मान लो गांधी है, और गांधी के आगे हमने, गांधी क्या है? एक नाम है, इंसान है, उसके आगे हम वाद लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गांधीवाद। गांधीवाद एक क्या हो जाएगा? एक विचारधारा हो जाएगी, हमारी विचारधारा। और उसके बाद आप देखिए, जब गांधीवाद को, गांधीवाद मान लिए आपने, गांधीवाद, और फिर हम अगर इसको गांधीवादी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गांधीवाद, यानी कि गांधीवाद विचारधारा मानने वाला एक व्यक्ति है, तो हम एक तो पूरी लाइन बोलेंगे कि ये व्यक्ति गांधीवाद को मानने वाला है, और एक सीधा बोल देंगे कि ये गांधीवादी है। तो इस तरह से वाद का मतलब होता है विचारधारा। तो इससे संबंधित नहीं पूछा है, तो लिंग व जेंडर के बीच में भेद करना, ये इसके अंदर जो है शामिल नहीं किया गया है, इससे संबंधित नहीं है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भू आबद्ध नहीं है? तो ये कर्नाटक होगा हमारा। ये आंसर गलत दिया गया है, इसमें मध्य प्रदेश कर रखा है मैंने, मैं भी इसको ठीक कर देती हूँ, एक सेकंड रुकना। मध्य प्रदेश काट करके इसको कर्नाटक कर लेना। भू आबद्ध का मतलब क्या होता है? जो कि चारों तरफ से जो है किसी भी तट क्षेत्र ना हो आसपास, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो। तो ये तीनों क्षेत्र हैं, क्या है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कोई भी तटीय सीमा नहीं लगती है, चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए हैं। और ये कर्नाटक क्या है? इस तरह से जब हमारी पृथ्वी है इस तरह से ना, भारत का नक्शा, तो यहाँ पर क्या है? कर्नाटक। तो ये क्या है? तटीय रेखा लगती है यहाँ पर इस तरह से, तो इसको बोलते हैं हम भू आबद्ध नहीं है, तो कर्नाटक याद रखना। तरलता जाल में मुद्रा की मांग और ब्याज की लोच होती है तो अनंत हो जाती है। यानी कि हम किसी भी चीज़ के पैसे लेते हैं किसी से, और उसके अंदर हम ब्याज पे पैसे लेते हैं मान लो, तो ब्याज क्या हो जाता है? उसमें ऐड होते जाता है, 1 महीने में इतना ब्याज हो गया, 2 महीने में इतना हो गया, फिर ब्याज के जो पैसे जुड़ते हैं उनके ऊपर और ब्याज लगता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, जो कभी भी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं। जब तक आप उसका पूरा पैसा या फिर कुछ भी जो है चुका नहीं दोगे, तब तक आपका वो जुड़ता जाएगा, ऐड होता जाएगा। इस तरह से आप जाल में फंस जाते हो, उसी को बोलते हैं तरलता जाल। और मुद्रा की मांग में ब्याज लोच होती है तो वो अनंत होती है, कभी ना खत्म होने वाली। देशों के समूह को पहचाने जिसमें 1975 से लेकर 2000 के बीच लोकतांत्रिक सरकारें संस्थापित की गई थी। तो रूस 1993 में की गई थी, 1975 से लेकर 2000 के बीच पूछा है ना। तो वियतनाम में 76 में की गई थी, फिर है 93 में की गई थी रूस में, और दक्षिण अमेरिका में 1994 में, और स्लोवाकिया में 1990 में। चारों याद रख लेना कब की गई थी इनके बीच लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित। अगला है 121 का सूची है, इसका मिलान करना आपस में। ये राज्यों के नाम हैं जिनके भाषा के आधार पर गठन किया गया है। उस तरह से 1956 में गुजरात झारखंड का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। यहाँ पर 56 नहीं दिया गया है, लेकिन इससे लगभग लगता हुआ 1960 दिया है, तो इसलिए आंसर में हम 1960 कर देंगे। गुजरात का, झारखंड हो जाएगा ये 2000 का हो जाएगा, हरियाणा का हुआ था 1 नवंबर 1966 को, सभी को मालूम है, और सिक्किम हो जाएगा 1975। ये हमारा भाषा के आधार पर गठन है इनका, ये दिया गया है मिलान। लागत वक्र जो कि आयकर आयताकार हाइपरबोला होता है, तो ये होता है, क्या होता है? AFC वक्र, एवरेज, इसकी फुल फॉर्म होती है कुछ तो एवरेज एवरेज कुछ होती है, मेरे अभी दिमाग से निकल गई, एवरेज फाइनेंशियल कुछ इस तरह का होता है। ये क्या होती है? किसी भी, आप मान लो आपने कोई कोचिंग सेंटर खोल लिया, उसमें आपकी क्या होती है? आपको रेंट देना, आपका टोटल कितना पड़ गया? आपको कुछ खाना पीना किराया विराया लगा करके सब कुछ आपका खर्चा कितना पड़ गया? हर महीने, 1 महीने का 15,000 मान लो। फिर उससे अगले महीने आपके 15,000 से बचकर घट करके आपको 14,000 खर्चा हो गया, और आपका क्या हो गया? 1,000 रुपये आपके बच गए। फिर उससे अगली बार आपके 8,000 लग गए, उसके बचे हुए आपको फ़ायदा हो गया, तो क्या हो जाएगा? उससे घट करके फिर 6,000 लग गए, तो आपको क्या लगता है? फिर उसके बाद 16,000 लग गए, ज़्यादा भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं। तो एवरेज निकालती हैं उन टोटल की, हर महीने की जो एवरेज, आप मान लोगे कि 15,000 मेरा टोटल खर्चा होता है,
15,000। इससे कम भी हो सकता है, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप मैनेज कर लोगे। तो इन सभी खर्चों की एवरेज क्या हो गई, 15,000 आपने निकाल ली हर महीने की। ये आप मान करके चलते हो आपके खर्चे के लिए, उसी को बोलते हैं AFC वक्र। जेट स्ट्रीम बहती है तो कहाँ बहती है जेट स्ट्रीम? पश्चिम से पूर्व में बहती है और उत्तरी गोलार्ध में, और पूर्व से पश्चिम में मान लेंगे तो दक्षिण गोलार्ध में, पूर्व से पश्चिम में बहती है। तो पश्चिम से पूर्व बहती है जेट स्ट्रीम और ये उत्तरी गोलार्ध में बहती है। मेगालोपोलिस शब्द लिया गया है तो किसने दिया था ये मेगालोपोलिस शब्द? जीन गोटमैन ने दिया था। जीन गोटमैन ने दिया था ये मेगालोपोलिस शब्द। एशिया का एंट्री पोर्ट बंदरगाह है तो ये है सिंगापुर। एशिया का एंट्री पोर्ट बंदरगाह। अगर भारत का सबसे जो है बीजी बंदरगाह पूछ रहे आपसे तो बम्बई होगा, व्यस्त बंदरगाह। और अगर आपसे पुराना बंदरगाह पूछे, सबसे पुराना, तो कोलकाता हो जाएगा, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह। सबसे व्यस्त बंदरगाह पूछ ले तो बम्बई हो जाएगा, और एशिया का एंट्री पोर्ट बंदरगाह हो जाएगा सिंगापुर। अगला है 126 का, निम्नलिखित में से क्या लोकतंत्र के विचार की अनुरूपता में नहीं है? नहीं पूछा है तो वो बहुसंख्यकवाद। लोकतंत्र के विचार से क्या क्या चीज़ शामिल है? विधियाँ दी गई हैं, नियतकालिक चुनाव दिए गए हैं कि कितने साल में चुनाव करवाने हैं, नागरिकों के लिए अधिकार पत्र यानी कि जो नागरिकों के अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार, वो भी इसमें शामिल है। ये जो बहुसंख्यकवाद यानी कि किसी भी धर्म को, किसी भी उसको एक मान्यता नहीं दी गई है, सबको एक समान माना गया है, यानी कि सभी को स्वतंत्रता दी गई है, सभी को एक समान माना है, किसी को भी अलग से अधिकार, किसी को भी अलग से कुछ नहीं दिया गया है, तो बहुसंख्यकवाद कट जाएगा। संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किससे संबंधित है? तो राज्य सूची से संबंधित है। ये साइबर कानून किससे संबंधित है? राज्य सूची से। अगला है 128 का, किस राज्य की राजनीति लिंगायत जातियों के ऊपर ध्रुवीकृत है? यानी कि किसी विशेष जाति को मतलब ज़्यादा मान देना। आंध्र प्रदेश में है ये, जिनमें मुसलमानों को ज़्यादा दी गई है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यहाँ पर मुसलमानों की थोड़ी ही ज़्यादा, जैसे कि थोड़ी बोलते हैं ना, थोड़ी ही रेपुटेशन हाई हो जाती है किसी की, तो उसी बोलते हैं, मुसलमानों को सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, और इसी को बोलते हैं लिंगायत जातियों पर ध्रुवीकृत राज्य। तो ये है आंध्र प्रदेश। अगला है हमारा महालवाड़ी व भू राजस्व व्यवस्था के बारे में गलत कथन को अंकित करना है। महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में गलत पूछा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। पहला देख लेते हैं हम, भू राजस्व निर्धारण संपूर्ण गांव अथवा महाल के साथ किया गया था, तो बिल्कुल सही है, संपूर्ण गांव को इसमें शामिल किया था। यह गंगा यमुना के 2 आब क्षेत्र और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था, ये बिल्कुल सही है। राजस्व की मांग का निर्धारण समय समय पर किया जाना था, ये भी सही है। महालवाड़ी व्यवस्था को अलेक्जेंडर रीड ने नहीं बल्कि होल्ट मैकेंजी ने ईजाद किया था। होल्ट मैकेंजी याद करना। निम्नलिखित दल, इसके संस्थापक नेता, उनके त्रुटिगण युगम को पहचानना है, यानी कि गलत युगम को। तो ये है राजनीतिक दल और इनके संस्थापक, यानी कि जनसंघ है एक राजनीतिक दल, और इसके संस्थापक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कब इनकी स्थापना की गई थी? 1951 में की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। दूसरा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, दूसरा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, और इसका हमने यहाँ पर इसका रंगा का नाम दिया गया था, लेकिन ये गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा हमसे, त्रुटिपूर्ण, यानी कि इंग्लिश में देख लो आप, इनकरेक्ट पूछा है, तो ये ही इनकरेक्ट है। इसकी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने 1952 में की थी, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगर जयप्रकाश नारायण होता है तो ये सही हो जाता। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने 1936 में की थी, ये सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव जी और ये रंगा इनमें शामिल थे, तो ये 2 का आंसर सही हो जाएगा हमारा। इनकरेक्ट पूछा है ना, तो यही सही होगा। अमीर खुसरो की रचना किरान उस सदायन की किस विषय वस्तु है? अमीर खुसरो की रचना किरान उस सदायन की विषय वस्तु है, तो इसकी विषय वस्तु यानी कि कैकुवाद और बुगान खान के मध्य सुलह की भेंट करना, इनका वर्णन किरान उस सदायन में दिया गया है, ये इसका विषय है। कैकुवाद और बुगरा खान के मध्य सुलह करवाना। और खिजर खां का किला पूछ लिया आपसे, तो सोनीपत में है ये मकबरा खिजर खां। 132 का देखिए, मानव इतिहास का जल विभाजक पॉइंट है, जो टर्निंग पॉइंट, जो कि फर्टाइल क्रिसेंट से संबंध है, तो ये है खेती की शुरुआत से संबंधित। फर्टाइल क्रिसेंट किससे संबंधित है? खेती की शुरुआत से। मानव इतिहास के जल विभाजक को किसके साथ दर्शाया है? खेती के विभाजक के, खेती की शुरुआत के। फर्टाइल क्रिसेंट का संबंध खेती की शुरुआत से है, ये याद रख लेना। 133 का, मनसबदारी व्यवस्था में जात का किस प्रकार से सूचित किया गया है? तो मनसबदारी एक क्या है? पद है,
मनसबदार यानी कि किसी को पद दे दिया कि आप मनसबदार हैं, आपको पद दिया जाता है, आप मनसबदार हैं, मनसबदार हैं। फिर आपको क्या मिलेगा, इसको पद दिया है तो पहला सही हो जाएगा। फिर पद दिया है तो इस जो मान लो ये पद आपके जो भी है कि आपको इस पद पे बिठाया जाता है, फिर आपको वेतन भी मिलेगा, आपके साथ साथ आपको सैन्य दायित्व यानी कि आपको सेना भी मिलेगी। और फिर सामाजिक स्तर यानी कि समाज में आपकी थोड़ी इज्जत होगी कि आप इस पद पे हैं, तो सामाजिक स्तर भी आपको जो है अच्छा मिलेगा। तो ये चारों चीज़ें इसमें शामिल होगी 1 2 3 4। तो इसमें जात का मतलब है चारों चीज़ों को शामिल करना। भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं में कमी किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना क्या कहलाता है, तो धारणीय विकास यानी कि हमारी जो धारणा है ये अच्छी होनी चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। जो भी हम किसी भी प्राकृतिक संसाधनों का यूज करते हैं, किसी भी चीज़ का यूज करते हैं, तो किसी को नुकसान पहुंचाए बिना हमें आगे की पीढ़ी के बारे में भी सोचना है कि हमारे आने वाले कल में जो बच्चे हैं वो भी इनको आगे चल के यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारी होती है धारणीय विकास। इस अवधारणा को हम क्या बोलते हैं, धारणीय विकास, कि उनकी कमी किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना है और जो भावी पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं में कमी ना हो, इस प्रकार से। तो यह धारणीय विकास हो जाएगा। अधिकार और भारतीय संविधान से संबंधित मूल अधिकारों के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना यानी कि गलत को पहचानना है। तो पहला ही गलत हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार में क्या शामिल है, स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं होगा। इसमें होगा अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना, तो ये इसमें शामिल होगा। ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया है तो ये स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा देना, अनिवार्य शिक्षा देना, ये इसमें शामिल है। और ये किस में दिया गया है, कौन सी अनुसूची में है, 21 में। और ये देखिए अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसमें है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये 25 से 28 में दिया गया है, ये भी सही हो जाएगा। त्वरित सुनवाई का अधिकार संवैधानिक उपचारों का ही अधिकार है, तो ये 32 में है। और ये अल्पसंख्यकों के अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी सभी अधिकार यानी कि सभी को समान अधिकार मिलना, ये 29 से 30 में दिया गया है। खाद्य पदार्थ जो भारत में मध्यकाल में नहीं था तो कद्दू हो जाएगा। काशी फल भी आ सकता है आंसर में, कद्दू भी आ सकता है। काशी फल ही को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, कद्दू। तो ये खाद्य पदार्थ जो कि मध्यकाल में शामिल नहीं था, इसको बोलेंगे हम कद्दू। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 2011 के अनुसार आंकड़े आपको अब के भी याद कर लेना, फिलहाल के 21 वाले, लेकिन 11 के भी आपको जो है एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो वहाँ 11 के ही आंकड़े मिलेंगे आपको। तो उसके आधार पे अगर क्वेश्चन आए तो 75.3% याद रखना। विदेशी व्यापार लेखा, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सबसे व्यापक है, तो ये होगा व्यापार में संतुलन बनाकर रखना, व्यापार संतुलन। विदेशी व्यापार लेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सबसे व्यापक यानी कि सबसे उचित है, तो ये व्यापार में संतुलन बना के रखना। अगला है 139 का, मुद्रास्फीति की दर बराबर है। ये हमारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है जो मैथ की तरह ही हैं, बिल्कुल इनको समझना पड़ता है। इसे रट करके कुछ भी जो है आप याद नहीं कर पाओगे, थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, इनकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आंसर हो जाएगा A2 - A1 = A1, और ये गुणा में 100 हो जाएगा हमारा मल्टीपल। तो ये इसका क्या है, सूत्र है। कीमत A का मतलब है सूचकांक। 140 का, बोअर युद्ध का संबंध किससे है, बोअर युद्ध का संबंध है अफ्रीका के उपनिवेशवाद से। बोअर युद्ध का संबंध है अफ्रीका में उपनिवेशवाद। भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी, तो 24 जुलाई 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी 24 जुलाई 1991 में। भूगोल शब्द की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो बिल्कुल आसान है। शुरुआत में हम जब भूगोल पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि इस शब्द की रचना किसने की थी, इरेटोस्थनीज ने। संत जो कि वीरशैव संप्रदाय से संबंधित है। अगला है हमारा 143 का क्वेश्चन, संत जो कि वीरशैव संप्रदाय से संबंधित है, तो कौन सी संत है जिनका संबंध वीरशैव संप्रदाय से है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्लाम प्रभु। अल्लाम प्रभु का संबंध है वीरशैव संप्रदाय से। भारत की संसद में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 14। उसके हिसाब से अगर 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस वक्त कितनी थी, 14 थी। फिर उसके बाद में अब अगर पूछ लिया आपसे कि भारत की संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है, तो अब आएगी आपकी 12 हो जाएगी वर्तमान में, क्योंकि राज्यसभा में ही आपके 12 जो है मनोनीत सदस्य होते हैं। और जो हमारे जो पहले 2 आंग्ल भारतीय चुने जाते थे प्रधानमंत्री के द्वारा, उनका चयन किया गया था, तो अब उनको नहीं चुना जाता है, इसलिए उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी में कौन सा राज्य उत्तराधिकारी राज्य नहीं माना जाता है, तो केरल है।
केरल को उत्तराधिकारी राज्य नहीं मानते हैं। अवध, हैदराबाद और बंगाल तीनों राज्य को क्या है, उत्तराधिकारी राज्य हैं। 143 का जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत यानी कि SC जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है 2011 के अनुसार? तो सबसे ज़्यादा पंजाब में पाई जाती है 28.9% SC जनजाति, SC जाति। हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं 25.2% और पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं 23.5। उत्तर प्रदेश में 8 पॉइंट कुछ के करीब है, 6 या फिर 9 के करीब, तो ये याद रख लेना। सबसे ज़्यादा 28.9 पंजाब में पाई जाती है। दिनेश गोस्वामी का संबंध है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था किससे था? निर्वाचन सुधारों से। इनका संबंध था निर्वाचन सुधारों से। दिनेश गोस्वामी समिति इसलिए थी निर्वाचन सुधारों से संबंधित थी। 128 का देखो, वह अवस्था अब पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी हो तो क्या कहलाती है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच कम से कम दूरी होती है, फासला, तो ये कहलाती है उपसौर। और अगर इनके बीच में अधिक फासला होता है तो ये कहलाती है अपसौर। ज़्यादा फासला होगा तो अपसौर होगी, कम फासला यानी कि न्यूनतम पूछी है, कम पूछी है तो उपसौर होगी। प्राथमिक घाटा बराबर होता है तो किसके बराबर होता है प्राथमिक घाटा? प्राथमिक घाटा का मतलब आपका खुद का पैसा तो है ही है, उसमें राजकोषीय घाटा बराबर क्या है? ब्याज का भुगतान, ये भी इसमें शामिल होगा। तो ये होगा हमारे प्राथमिक घाटा किसके बराबर होगा? राजकोषीय घाटा और ब्याज के भुगतान के बराबर। 150 का होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। सन 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण भारत में लिंग अनुपात है तो क्या कितना हो जाएगा? 940 हो जाएगा, 940। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण भारत में लिंग अनुपात, तो ये हो जाएगा 940 महिलाएं 1000 पुरुषों के ऊपर। ये था हमारा लास्ट का। ये सारी चीज़ें याद रख लेना। जनगणना के 1-2 क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछे गए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर किए हैं उनमें हर बार 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आता है आपका जनगणना से। तो हो सकता है इस बार 21 में से पूछ ले या फिर जो NCERT में से ही क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है 11 के ही आ जाए। तो 11 के ही सेम एज इट इज़ ही रहेंगे, इनको याद रख लेना। ये PDF मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर के इसको बार बार रिवाइज कर लेना। सारे जो हैं कोई भी क्वेश्चन को ये मत समझना कि अब ये नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होके आ जाता है। पिछले कोई भी जो एग्जामिनर एग्जाम बनाता है तो सारे प्रीवियस ईयर के पेपर चेक करके NCERT से इस तरह से क्वेश्चन बनाता है। तो NCERT से 2-3 क्वेश्चन आपके जितने भी NCERT से नहीं प्रीवियस ईयर से आपके 2-3 क्वेश्चन जरूर उठ के आएंगे सेम टू सेम। तो इसीलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर को पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है सेम टू सेम वहाँ पर डाल देगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के जो पेपर है प्लेलिस्ट है उसको पूरा देख लेना। जिन भी बच्चों ने नहीं देखी है वो सारे जो है उस प्लेलिस्ट को जा करके देख लो। पूरी प्लेलिस्ट में सारे पेपर दिए हुए हैं और PDF सबकी मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है। आप डिजिटल NCERT यानी कि जो भी चैनल का नाम है उसको आप सर्च करके वहाँ पर देख लेना, डिजिटल NCERT इसको सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम का चैनल भी मिल जाएगा। और लिंक भी मैं दे देती हूँ लेकिन कई बार वो ओपन नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने ये नाम बताया है कि इस नाम को सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। यूट्यूब वाला ही नाम सेम टू सेम वहाँ लिखोगे आपको ये चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सारी PDF फ्री में मिल जाती हैं। तो जो चीज़ आपको फ्री में मिलती है उसकी थोड़ी सी वैल्यू कर लिया करो। जितनी भी PDF आपको मिलती हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। जिनको भी वीडियो अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे से कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को सारे बच्चे लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जो भी नए बच्चे जुड़ते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और आपकी तैयारी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। लगे रहो अपनी तैयारी में, अच्छे से अपने आप एग्जाम देना, अच्छे से तैयारी करना। थैंक यू, बाय बाय।